हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिम्मत सिंह राजपुरोहित। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द हिम्मत नर्सिंग एकेडमी क्वालिटी इन एजुकेशन। अपन पढ़ रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और उसमें लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच में डिफरेंसेस। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या मतलब होता है ऑस्टियोपोरोसिस का? तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, नाम से पता लग रहा है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस जो है वो होता है पोरस। पोरस का मतलब होता है पोर, ठीक है, छेद, होल्स हो जाते हैं बोन के अंदर, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज है। कैसी डिजीज है? इट इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। एक मेटाबॉलिक डिजीज है और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या कैरेक्टराइज करती है? कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम एंड डिक्रीज लेवल ऑफ फॉस्फेट लेवल्स। तो फॉस्फोरस लेवल और कैल्शियम का लेवल जो है वो दोनों ही कम हो जाते हैं इस ऑस्टियोपोरोसिस में, जिसकी वजह से बोन जो है वो क्या हो जाती है? बोन के अंदर पोर बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, तो बोन जो है वो वीक हो जाती है। पोरस होने के पीछे दो कारण होते हैं। बोन जो बनती है उसमें जो सेल्स होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और जो बोन रिजॉर्प्शन होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये दो बोन का नाम ध्यान रखिएगा। ये सेल्स होती है ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो रिजॉर्प्शन करती है, ठीक है, बोन जो है वो गलती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बोन का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे बोन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बोन जो है वो क्या हो जाती है? पोरस हो जाती है। नेक्स्ट, आगे पढ़ने से पहले अपन एक चीज देख लेते हैं कि बोन की नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसी होती है और इस बोन में पोर कैसे बनेंगे। तो पढ़ते हैं बोन का डायग्राम। करते हैं बोन के नॉर्मल डायग्राम की। तो ये एक बोन का नॉर्मल डायग्राम है, ये एक लॉन्ग बोन है और इस लॉन्ग बोन में अपन पढ़ेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं एपीफाइसिस। एपी का मतलब ऐसे भी ऊपर होता है, एपीफाइसिस। नीचे की तरफ भी एपीफाइसिस है। तो ये बोन नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों एपीफाइसिस कहलाती है। बीच वाला जो साफ्ट वाला हिस्सा है, साफ्ट वाला जो हिस्सा है इसको डायाफाइसिस भी कहते हैं और साफ्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में एक और फाइसिस होता है जिसको कहते हैं मेटाफाइसिस। ये मेटाफाइसिस जो है ग्रोथ प्लेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट जो है वो बच्चों में जो है वो ज्यादा एक्टिव होती है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है जिसकी वजह से बोन में ग्रोथ होती है। पर जैसे ही बोन की ग्रोथ रुकती है तो ये मेटाफाइसिस जो है वो एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के अंदर जो है वो मर्ज हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि ये जो बीच में जो बाहर वाला बोन के बाहर का जो हिस्सा है, ये बोन के बाहर का हिस्सा, ये जो मैं ब्लू कलर के अंदर ड्रॉ कर रहा हूं, जो ब्लू कलर के अंदर ड्रॉ किया है इसको कहते हैं पेरिओस्टियम। इसको कहा है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम का मतलब बोन के चारों तरफ का जो आउटर कवरिंग है वो पेरिओस्टियम कहलाती है। पेरिओस्टियम के अंदर जो डायाफाइसिस के अंदर का हिस्सा, ये जो खाली हिस्सा दिखा रखा है मैंने, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। और कॉम्पैक्ट बोन इज मेड अप बाय ऑस्टियन। किसके द्वारा बना हुआ होता है? कॉम्पैक्ट बोन इज मेड अप बाय द ऑस्टियन से बनती है। और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं इस बोन को कहते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो मेडअप होती है वो ट्रेबिक्यूल से बनती होती है, ट्रेबिक्युलर से बनती है। तो स्पॉन्जी बोन इज मेड अप बाय ट्रेबिक्युलर्स एंड कॉम्पैक्ट बोन इज मेड अप बाय ऑस्टियंस, राइट। अब इस कॉम्पैक्ट बोन के बीच में एक कैनाल होती है जिस कैनाल का नाम है हार्वेस्ट कैनाल, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, हार्वेस्ट कैनाल।
इसके अंदर एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं येलो बोन मैरो। क्या कहते हैं? येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। जबकि स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है, ये जो आपने डॉट डॉट दिखा रखे हैं यहाँ पे, इसमें रेड बोन मैरो होता है। कैसा मैरो होता है? रेड बोन मैरो। यहाँ पे भी क्या होगा? रेड बोन मैरो होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको दिखाया है बोन का, कि जिसमें एपिफाइसिस, 2 एपिफाइसिस होते हैं, एक मेटाफाइसिस होता है। बोन के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उसको पेरिओस्टियम कहते हैं। नेक्स्ट, दोनों एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जबकि डायाफाइसिस के अंदर एक कैनाल होती है जिसको कहते हैं हार्वेस्ट कैनाल, जिसके अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और हार्वेस्ट कैनाल जो जोड़ती है, वो जुड़ती है, उसको कहते हैं वॉल्कमैन कैनाल, वॉल्कमैन कैनाल। ये भी नाम ध्यान रखिएगा, वॉल्कमैन कैनाल। नेक्स्ट, ये जो ऊपर वाली बोन है इसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं, और स्पॉन्जी बोन किससे मिलकर बनती है? ट्रेबिकुल से मिलकर स्पॉन्जी बोन बनती है। और नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि कॉम्पैक्ट बोन जो बनती है वो ऑस्टियन से मिलकर बनती है। आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इस तरह मान लेता हूँ, इस डायग्राम के अंदर जो यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिएगा, इसमें यहाँ पे जो बोन दिख रही है, ये अंदर की लेयर है, इनर स्ट्रक्चर है, और ये आउटर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको जो है, देखिए ये जो नाम लिखा हुआ है ऊपर आपको दिख रहा है, इस तरफ जो है कॉम्पैक्ट बोन है, और अंदर की तरफ जो है वो स्पॉन्जी बोन है। स्पॉन्जी बोन ट्रेबिकुलर से मिलकर बनी है, और बाहर वाली जो बोन है कॉम्पैक्ट बोन, वो ऑस्टियन से मिलकर बनी है। अब देखिएगा, ये रेड कलर में जो दो लाइनें दिख रही है, इसको कहते हैं हार्वेस्ट कैनाल, और हार्वेस्ट कैनाल को जोड़ने वाली जो कैनाल है उसको कहते हैं वॉल्कमैन कैनाल। ये डायग्राम में आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। चलिए लेट्स टॉक द रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेन कॉज फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इज द अर्ली मेनोपॉज। अर्ली मेनोपॉज अगर हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज ऑफ द एस्ट्रोजन लेवल, और एस्ट्रोजन लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा तो जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होने लग जाती है, और अपन ने पढ़ा है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो बोन को क्या करती है? गलाती है। नेक्स्ट, अल्कोहल इंटेक से भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस होते हैं। इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ कैल्शियम की डाइट आपने कम ली है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, आराम की जिंदगी अगर आप बिता रहे हो, और इमोबिलाइजेशन, जितने पेशेंट जो है बेड रिडन रहेंगे उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि कैल्शियम डिप्लीट होके जो है वो क्या करता है? सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, पर बोन से कैल्शियम जो है वो कम होने लग जाता है। और एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर इंसिडेंस देखा जाए तो फीमेल आर मोर अफेक्टेड देन द मेल। फीमेल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होती है मेल के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जॉइंट जो अफेक्टेड होता है वो वर्टिब्रल जॉइंट अफेक्टेड होता है, वर्टिब्रल जॉइंट, हिप जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट। मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड इन बोथ द सेक्स इज वर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे ज्यादा कॉमन किसमें होता है? फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। और नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन जॉइंट्स कौन सा इन्वॉल्वमेंट होगा? तो वर्टिब्रल joint is the most common involvement of joint. Next is the hip, and next is the wrist joint is the most involvement joint in the osteoporosis. So let's talk about the causes of the osteoporosis. The causes के अंदर जो है वो ड्रग्स कौन से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कर सकते हैं? थायरॉक्सिन, अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, और एनीवन टेकिंग द थायरॉक्सिन ड्रग। नेक्स्ट, हेपारिन, एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। नेक्स्ट, लिथियम, एंटीमैनिक ड्रग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड पे है लॉन्ग टाइम पे। एंटासिड्स जैसे एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का कोई भी कंपोनेंट ले रहा है एंटासिड के अंदर, तो भी क्या कॉज करेगा? ऑस्टियोपोरोसिस। डिजीज कौन सी है जो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती है? तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, रीनल डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, और मैल न्यूट्रिशन, बंदा जो है वो क्या है? मैल नरिश्ड है। नेक्स्ट, हार्मोनल, तो डिक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द फीमेल्स आर द causes for the osteoporosis. चलिए बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। ऑस्टियोपोरोसिस की क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स में बैक पेन होगा। बैक पेन का रीजन है वर्टिब्रल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट इज द पेल्विक एंड द हिप पेन, ये पेन करेगा। नेक्स्ट, डिक्रीज द हाइट जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रल कंप्रेशन हो रहा है, और अपन कह रहे हैं वर्टिब्रे इज द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट इन द ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट जो होगा वो काइफोसिस होगा,
जो ड्रैगर हम दिखेगा। यहाँ पे पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है ये ड्रैगर हम जो यहाँ पे हम बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं काइफोसिस। ये ऐसा पोस्चर बन जाएगा। और नेक्स्ट डीजनरेशन ऑफ द लोअर थॉरैक्स एंड द लंबार वर्टिब्रे, ये भी जो है वो डीजनरेशन की तरफ चली जाएगी। तो कुल मिला के अपन ये कह रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में बोन जो है, जो बोन है वो क्या हो गई है, फ्रेजाइल हो गई है। क्या हो गई है, फ्रेजाइल हो गई है। या फिर अपन कह रहे हैं बोन जो है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। तो बोन जब वीक हो गई है तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर अपन कहें कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो है आपका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। क्या है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, वीक हो जाती है, पोरस हो जाती है, जिसमें बोन जो है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री में आपको जो है उनकी आदतों के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करना है, जैसे स्मोकिंग का हिस्ट्री हो, ठीक है, अल्कोहल के बारे में उसका हिस्ट्री हो, या फिर कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा हो पेशेंट्स, तो इन सब के बारे में आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका बैक पेन के बारे में लिखना है, बैक पेन, और एग्जामिनेशन करना है उसके वर्टिब्रे को, जिसमें आप काइफोसिस और लॉर्डोसिस का पता करना है। आपको एक्सरे करवाना है, एक्सरे में पता लग जाएगा कि बोन में कहीं पे डिकम्प्रेशन है या नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सोनोग्राफी, ये भी आप सोनोग्राफी कराओगे तो बोन डेंसिटी का पता किया जाता है सोनोग्राफी से, बोन डेंसिटी का पता किया जाता है। डेक्सास्कोन इज द मोस्ट कॉमन स्कैन इन द ऑस्टियोपोरोसिस और मोस्ट इंपोर्टेंट स्कैन इन द ऑस्टियोपोरोसिस। डेक्सा स्कैन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है और कंफर्मेटरी रिजल्ट भी देगा डेक्सा स्कैन, ठीक है, और इसका जो कंफर्मेटरी है वो सोनोग्राफी से किया जाता है। डेक्सा स्कैन का मतलब क्या होता है, तो डेक्सा स्कैन का मतलब होता है ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्योमेट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये इसका स्कोरिंग है। स्कोरिंग का ध्यान रखिएगा। नॉर्मल स्कोर क्या है, इसको टी स्कोर बोलते हैं, और इसके अंदर जो है वो -1 से ज्यादा होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसमें नॉर्मल बोन है। और अगर ऑस्टियोपीनिया हुआ है, इसका मतलब है कि ऑस्टियोसाइट जो है वो क्या हुई है, कम हुई है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पीनिया का मतलब होता है उसकी कमी होना, मतलब ऑस्टियोसाइट्स का कम होना, ठीक है, ऑस्टियोपीनिया कहलाता है। तो इसमें टी स्कोर -1 से लगा के -2.5 के बीच में होना चाहिए। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है तो टी स्कोर जो है वो -2.5 से भी क्या होगा, कम होगा। तो ये डेक्सा स्कोर की स्कोरिंग होती है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके अलावा आप जो है वो सीरम कैल्शियम लेवल करवाना है आपको, और सीरम फॉस्फेट लेवल करवाने हैं टेस्ट। इसके अलावा जो है आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करवाना है अगर मेल को ये प्रॉब्लम है तो, और फीमेल के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल चेक करवाना है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस थे। और चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, तो अपन सबसे पहले देते हैं एस्ट्रोजन थेरेपी। एस्ट्रोजन थेरेपी अगर अपन देंगे, ठीक है, इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। एस्ट्रोजन थेरेपी अगर देते हैं तो होता क्या है, ये क्या करता है, इंक्रीज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी तो करता है, ठीक है, पर इसके साथ में कॉम्प्लिकेशन और आता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉज करवाता है और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ज्यादा करवाता है, कार्सिनोमा ज्यादा करवाता है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर एस्ट्रोजन अपन देंगे, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में, तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को तो बढ़ा देगा, बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी को तो बढ़ा देगा, पर उसके साथ में ये दो गिफ्ट दे जाएंगे, एक ब्रेस्ट कैंसर भी करवा सकता है और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी करवा सकता है, इसलिए अपन ये कॉमनली यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्सिटोनिन की। कैल्सिटोनिन जो है वो नेजली दिया जाता है, ठीक है, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है, पर इसके साइड इफेक्ट जो है वो नहीं देखे जाते हैं, तो अपन कहते हैं कैल्सिटोनिन अपन यूज कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे हैं। नेक्स्ट अपन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रग इज द बाइफॉस्फोनेट्स। और बाइफॉस्फोनेट्स के जो ड्रग्स हैं उसमें ध्यान रखिएगा, एलेंड्रोनेट और रिसोड्रोनेट, जिसके पीछे ड्रोनेट आए नाम ध्यान रखिएगा, ड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, रिसोड्रोनेट, ये बाइफॉस्फोनेट्स हैं और ये इंक्रीज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड डिक्रीज द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं
ब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मेशन भी कर रहा है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को भी रोक रहा है। तो दीज ड्रग आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग इन द बाइफॉस्फोनेट्स यूज्ड इन द ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें एग्जांपल है एलेंड्रोनेट एंड रिसोड्रोनेट। नेक्स्ट जो कॉमनली यूज करने वाले ड्रग्स हैं वो है SERM ड्रग्स, जिसकी फुल फॉर्म है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसके एग्जांपल्स हैं आपकी रिलॉक्सिफेन, ठीक है, और स्ट्रोनिटियम रिनिलेट, ठीक है। रिलॉक्सिफेन जो है वो मोस्ट कॉमनली आपके सेफ है आपके मेनोपॉजल वुमन के अंदर, मेनोपॉजल जो वुमन है उसके अंदर सेफ है ये रिलॉक्सिफेन, ठीक है, क्योंकि ये भी ड्रग्स जो है वो क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करते हैं और डिक्रीज करते हैं ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी को, और किसी तरह का कोई ब्रेस्ट कार्सिनोमा नहीं करते हैं, कोई एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा नहीं करते हैं। तो ये ड्रग्स भी जो है वो इफेक्टिव है। और अगर रिलॉक्सिफेन जो ड्रग है वो मेनोपॉजल के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। और दूसरी चीज ये है कि इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है SERM देने से, रिलॉक्सिफेन अगर मेनोपॉजल वुमन को देंगे तो ये जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज करता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज करता है। ये इसका साइड इफेक्ट है रिलॉक्सिफेन का कि अगर ये मेनोपॉजल वुमन को देंगे तो ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज करेगा। और नेक्स्ट जो SERM का सेकंड ड्रग है स्ट्रोनिटियम रिनिलेट ड्रग्स है। तो दीज आर द ड्रग्स। इसके साथ में अपन जो है वो कैल्शियम की सप्लीमेंट कर सकते हैं, टैबलेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की टैबलेट दे सकते हैं, कैल्शियम रिच डाइट दे सकते हैं। तो वो अपन पढ़ेंगे सारी डाइट के बारे में और नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि व्हाट आर द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑस्टियोपोरोसिस केसेस। चलिए बात करते हैं नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑस्टियोपोरोसिस। तो डाइट रिच इन द कैल्शियम, कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, विटामिन सी और विटामिन डी एंड आयरन ये सब कुछ रिच इन सोर्स होना चाहिए। विटामिन डी जो है वो सनलाइट से मिलता है और सनलाइट से अगर नहीं मिले तो सप्लीमेंट देने हैं, सप्लीमेंट देने हैं, ठीक है। इसके सैचेज आते हैं, 1 से वीक लिया जाता है, ठीक है, 1 से वीक देना है आपको। और एवरी डे की जो डोज होती है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं विटामिन डी के। नेक्स्ट यूज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट यूज करने हैं आपको ज्यादा, मिल्क, चीज, योगर्ट मतलब दही यूज करना है। अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल, कॉफी और स्मोकिंग अवॉइड करनी है। कैल्शियम सप्लीमेंट करने हैं, मतलब टैबलेट कैल्शियम देनी है। अगर मेनोपॉजल वुमन है तो आपको 1500 mg की टैबलेट देनी है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो 1000 mg की टैबलेट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के केस के अंदर जो है वो 1000 mg की टैबलेट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एडल्ट है तो 1200 mg दिया जाता है कैल्शियम। नेक्स्ट एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट एक्सपोज करना है विटामिन डी के लिए। सोडियम इंटेक कम करना है, क्योंकि सोडियम इंटेक आप अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो कैल्शियम जो है वो डिप्लीट होता है। और नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग बैक एंड एब्डोमिनल मसल्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वर्टिब्रल जॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, क्योंकि साइड की मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कंप्रेशन का प्रॉब्लम जो है वो कम होगा, वर्टिब्रल डिसलोकेशन के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इसलिए करवानी है क्योंकि अगर इमोबिलाइज रहेगा पेशेंट तो कैल्शियम जो है वो डिप्लीट होगा, इसलिए एक्टिविटी होना जरूरी है। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाएं। नेक्स्ट यूज असिस्टेंट डिवाइसेस, अगर पेशेंट को मूव करवा रहे हैं और जरूरत है किसी असिस्टेंस की, जैसे कैने यूज कर सकते हैं, क्रच यूज कर सकते हैं, ये सब असिस्टेंट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंप्रूव द पोस्चर, और पेशेंट